स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1 और चैप्टर जो है वो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के पूरे चैप्टर पे पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको एक्सरसाइज समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सब की सब चैप्टर से रिलेट करती हैं और चैप्टर से ही बनाई गई हैं। अगर आपने चैप्टर को नहीं समझा है तो एक्सरसाइज समझने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो चैप्टर को देख लीजिएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 पर। उसकी एक्सरसाइज पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। तो चले अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहली जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो ये है कि हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। स्टूडेंट, एक्सरसाइज के जो पहले पार्ट में हमें कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की ज़िंदगी की कितनी सूरतें या कितने नुक्ता निगाह हमें बताए गए हैं। देखिए, सूरतों और नुक्ता निगाह से मुराद ये है कि कितनी बातें हमें उनके बारे में बताई गई हैं, ये जो हमें टेक्स्ट दिया यानी जो चैप्टर हमें दिया गया है। और दूसरे में कहा जा रहा है कि ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, वो आपने अपनी बुक में लिखने हैं, यानी जितनी भी सूरतें उनके बारे में बताई गई हैं, जितनी भी नुक्ता निगाह या बातें उनके बारे में बताई गई हैं, उन्हें आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो स्टूडेंट, पहला जो उन्होंने हमें दे दिया है एज अ एग्जाम्पल, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, पहला जो हमें एस्पेक्ट बताया गया शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का वो ये है, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा 7 एस्पेक्ट जो हैं हमें बताए गए हैं इस चैप्टर में शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में, जिसमें से पहला एस्पेक्ट जो था वो बैकग्राउंड एंड फैमिली था, यानी उनके बैकग्राउंड और फैमिली से रिलेट करता था। देखिए, उनका जो बैकग्राउंड है वो एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, और जो उनकी फैमिली थी वो जो थी माइग्रेट कर कर आई थी अफ़गानिस्तान से। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत इजी होगा समझने में। तो उनकी जो फैमिली थी वो माइग्रेट कर कर आई थी अफ़गानिस्तान से। तो ये जो था उनका फैमिली बैकग्राउंड था। तो और वो जो थे यहाँ पर एक बिलावल नामी जो थे एक नेक यानी प्यूअर इंसान से मिलने आए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला एस्पेक्ट जो है समझ में आया होगा। देखें, 7 एस्पेक्ट हमें बताए गए हैं, तो इधर लिखना तो बहुत मुश्किल है 7 एस्पेक्ट को। तो चले पेज पे देख लेते हैं। पेज पे जो है मैंने ये 7 के 7 एस्पेक्ट करे हैं, तो आप बिल्कुल एज इट इज़ अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एस्पेक्ट्स को जो है अच्छी तरीके से बना के लिखें, क्योंकि इससे जो है चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। स्टूडेंट, इसका जो जवाब है इस एक्सरसाइज का वो ये है, देयर आर 7 एस्पेक्ट कवर्ड इन दिस टेक्स्ट। यानी ये जो टेक्स्ट है यानी ये जो चैप्टर है इसमें 7 एस्पेक्ट जो है हमें बताए गए हैं शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में। तो पहला एस्पेक्ट जो है, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। तो बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो एंसेस्टर्स थे यानी जो आबा व अजदाद थे, वो जो थे अफ़गानिस्तान से माइग्रेट कर कर आए थे, यानी हिजरत कर कर आए थे। और जब वो यहाँ हिजरत कर कर आए तो उन्हें सिंध जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि सिंध जो था उस टाइम पे जो इस्लामिक कल्चर का जो था सेंटर था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्लामी तहज़ीब मौजूद थी। तो उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आई और वो यहीं बस गए। तो ये जो था उनका पहला एस्पेक्ट था जिसमें उनके बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में बताया गया था। तो चले अपना दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं। और सेकंड एस्पेक्ट जो था उनका वो ये था कि द सेकंड एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज द नेम बिटाई। देखिए, सेकंड एस्पेक्ट जो था वो हमारा इस मुतालिक था कि उनका बिटाई नाम क्यों पड़ा था। देखिए, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई एक जो है भिट पे रहते थे, यानी एक माउंट पे रहते थे। और आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सिंधी में जो है भिट जो है वो माउंट को कहा जाता है। तो वो माउंट पे रहते थे, इसलिए उनका नाम बिटाई पड़ गया। और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम बिटाई कैसे पड़ा। तो उनका नाम बिटाई इस तरह से पड़ा है कि वो माउंट पर रहते थे, यानी एक टीले पर रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें भिटाई कहा जाता था। और भिटाई जो है सिंधी में माउंट को कहा जाता है। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा एस्पेक्ट भी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी हैं, बुक में भी अलग अलग नंबर डाल के एस्पेक्ट आपको दिए गए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलें तीसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो थर्ड एस्पेक्ट जो है वो हमारे पास ये है कि द थर्ड एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। देखिए, थर्ड एस्पेक्ट जो था वो उनकी अर्ली लाइफ से मुताल्लिक था, यानी वो कब पैदा हुए और उन्होंने एजुकेशन किससे हासिल की। तो देखिए, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो थे वो एक सेल्फ एजुकेटेड पर्सन थे, यानी उन्होंने ज़्यादातर इल्म जो है ख़ुद से हासिल किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो थे अच्छे थे कुरान की तालीम में और हदीस की तालीम में। तो उम्मीद करता हूँ थर्ड एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, उनकी एजुकेशन और उनकी जो है अर्ली लाइफ के बारे में। तो आप अपना फोर्थ एस्पेक्ट देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट फोर्थ एस्पेक्ट जो है हमारे पास वो ये है कि द फोर्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज यूथ, यानी चौथा जो एस्पेक्ट हमें बताया गया, यानी जो चौथी बात हमें बताई गई है वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जवानी के बारे में बताई गई है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो थे वो जवानी से ही जो है बहुत ज़्यादा दीन की तरफ खिंचते रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ जो है दुनियावी यानी डोमेस्टिक लाइफ गुजारी थी और उनकी शादी भी जल्दी हो गई थी, और जिनसे उनकी शादी हुई थी उनका नाम था बीबी सायदा बेगम। तो इनसे जो थे इनके कोई बच्चे नहीं हो पाए थे, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का कोई भी औलाद नहीं हो पाई थी, और फिर जो उनका इंतकाल हो गया तो फिर उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी थी। जो चौथा एस्पेक्ट था उसमें हमें शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जवानी के बारे में बताया गया था। तो स्टूडेंट पांचवा एस्पेक्ट देख लेते हैं। द फिफ्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी पांचवा एस्पेक्ट जो बताया गया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी उनकी रूहानियत जो बढ़ रही थी, यानी जो अल्लाह की तरफ वो खिंचते जा रहे थे, इस बारे में बताया गया था। देखिए फिर जब शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने घर छोड़ दिया था अपना, तो वो एक माउंट पर रहने चले गए थे। तो वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे, और माउंट यानी उधर ही लेक जो थी, एक लेक थी, तो वहाँ पर वो उसके किनारे पर बैठे रहते थे और बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते थे, जिससे उनकी रूहानियत जो थी वो बढ़ती जा रही थी, और वो पूरे जो शहर में मशहूर होते गए। फिर इसी तरह शहर में मशहूर होते होते पूरे पाकिस्तान फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर हो गए। और उनकी जो मशहूर होने की वजह थी वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ थी, यानी उनकी रूहानियत थी, और वो इतने ज़्यादा मशहूर हो गए थे कि लोग दूर दूर से उनके पास मिलने आया करते थे और उनसे जो है रूहानियत हासिल करते थे। तो उम्मीद करता हूँ वो पाँचवा एस्पेक्ट जो है समझ में आया होगा। तो चलें छठा एस्पेक्ट देख लेते हैं। द सिक्स्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज डेथ एंड रिमेम्बरेंस। देखें छठा जो एस्पेक्ट है वो उनकी वफ़ात के बारे में है, और उनको याद क्यों रखा जाता है। देखिए शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो वफ़ात हुई वो ही 1752 में हुई। तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो है वफ़ात का जब दिन आता है तो 3 दिन तक जो है उर्स बनाया जाता है, यानी मेला जैसा समा होता है, बहुत सारी गैदरिंग जमा होती है, और वहाँ पर आके जो है मेले को एंजॉय करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री सुनते हैं जो शाह जो रिसालों से पढ़ के सुनाई जाती है, और तंबूरा जो इन्होंने इन्वेंट किया था शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने, इसको भी सुना जाता है, और इनकी जो है और भी पोइट्री लैंग्वेज और इनके बारे में पढ़ा जाता है। तो उर्स जो है उनकी डेथ पर बनाया जाता है, उसे हम उर्स कहते हैं, सही है। और रिमेम्बरेंस यानी उन्हें जो याद रखा जाता है वो उनकी पोइट्री की वजह से रखा जाता है, और इनकी पोइट्री का जो नाम है वो है शाह जो रिसालो, और इनकी पोइट्री जो है वो कॉमन लैंग्वेज में है, यानी आम आदमी की ज़ुबान में है, और आम आदमी जो है ईजीली समझ लेता है इनकी पोइट्री को। तो अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ये सारी बातें आप पहले ही जान चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि चैप्टर जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अपने जो है तैयारी को अच्छा कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट अपना सातवां एस्पेक्ट देख लेते हैं। द सेवेंथ एस्पेक्ट इज़ अबाउट शाह लतीफ़ पोइट्री। देखिए सातवां एस्पेक्ट जो है वो उनकी पोइट्री के बारे में है, यानी जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने जो पोइट्री लिखी थी ना, ये उसके बारे में होगा। तो देखिए शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोइट्री का जो कलेक्शन है, यानी जहाँ पर जो उनकी पोइट्री जमा की गई है वो है शाह जो रिसालो, और ये जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है सिंध में, और इसे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और इज़्ज़त देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज में है। देखें अगर आपने उर्दू की किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और पढ़ा होगा, तो आपने इनके शेरों में बहुत ज़्यादा जो है वुसअत देखी होगी, यानी बहुत ज़्यादा हार्ट होंगे और बहुत ज़्यादा जू मायने, यानी बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले इनके शेर होंगे जो आप खुद नहीं समझ सकते हैं। लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोइट्री है वो ऐसी है कि आप खुद भी समझ सकेंगे, बहुत ईजी वर्ड्स में इस्तेमाल किए गए हैं, और इस पोइट्री का जो है मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन की गई है ताकि और लोग भी समझ सकें। क्यों? क्योंकि इनका जो पैगाम था, इनकी जो पोइट्री का और इनका जो पैगाम था वो था लव, यानी प्यार था, अल्लाह की इबादत थी और मोहब्बत था, और जो है भाईचारा था। तो ये इनकी पोइट्री का जो था वो पैगाम था। तो शाह अब्दुल लतीफ़ की जो पोइट्री है उसका जो पैगाम है वो मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री के बारे में एक और बात बताना चलूँ कि ये पूरी दुनिया में पढ़ी सुनी बोली जाती है, और इसे बहुत सारे लोग जानते हैं, और ये इस्तांबुल तक में आइलैंड यानी इस्तांबुल आइलैंड इंग्लैंड तक में पढ़ी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई एस्पेक्ट समझने में मुश्किल हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने सारे के सारे एस्पेक्ट आपको बता दिए हैं, तो एक बार आप खुद भी एस्पेक्ट को देख लीजिएगा और इन एस्पेक्ट को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि जो पार्ट बी था वो यही था कि इन एस्पेक्ट को आपने अपनी कॉपी में लिखना है, जब भी मैंने ये एस्पेक्ट आपको पेज पर लिख के दिखाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चले अब दूसरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो वोकेबलरी से रिलेट करती है, यानी अल्फाजों से रिलेट करती है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें हमें क्या करना है। द वर्ड गिवन इन बोल्ड बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, लुक अप दीज वर्ड इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दैम। देखिए कहा जा रहा है कि ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो बोल्ड में लिखे हुए अगर आपको नज़र आ रहे हों, जैसे यहाँ अबेंडेंस लिखा हुआ है, एंसेस्ट्रल रूट्स लिखा हुआ है, तो ये अल्फाजात जो हैं हमें टेक्स्ट से दिए हैं, यानी चैप्टर से दिए गए हैं। तो कह रहे हैं कि इन अल्फाजात को जो है आपने देखना है और इन्हें टेक्स्ट में तलाश करना है। तो मैं आपको पहला अल्फाज जो है टेक्स्ट में तलाश करके दिखा देता हूँ कि ये पहला अल्फाज कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अबेंडेंस का जो हमें वर्ड्स हैं यहाँ पर इनकी पोइट्री में मिल जाता है। तो जैसा कि इन्होंने कहा था कि इन अल्फाजात जो कि बोल्ड किए हुए यानी जो डार्क किए हुए हैं उन्हें आपने टेक्स्ट में ढूंढने हैं। तो पहला अल्फाज मैंने आपको ढूंढ के दिखा दिया, अबेंडेंस, यानी इसके मायने होते हैं रेल पे लोना, यानी कसीर हो जाना, यानी किसी चीज़ में इजाफा हो जाना या ज़्यादा हो जाना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चले देख लेते हैं और क्या कहा जा रहा है हमें। स्टूडेंट दूसरा जो हिस्सा है उसमें हमें कहा जा रहा है, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। दूसरे में हमें ये कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज को इस तरह से करना है कि जो बोल्ड में लफ्ज़ दिया हुआ है ना, उसके जो मिलते जुलते मायने यानी उसके जो सही मायने हैं उसको जो है आपने अंडरलाइन करना है। तो देखें पहला जो है उन्होंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कर दिया है, यानी अबेंडेंस। अबेंडेंस का मायना होता है कसीर होना, यानी बहुत ज़्यादा होना। तो अ लॉट्स ऑफ वेल्थ के मायने भी यही होते हैं, अ लॉट्स ऑफ के मायने भी यही होते हैं, बहुत ज़्यादा होना। तो चले मैं आपको पढ़ देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो पहली जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये है कि थोस हु हैव एन अबेंडेंस ऑफ वेल्थ है, वो लोग जिनके पास होती है कसरत या कसीर ताकत। तो अ लॉट्स ऑफ वेल्थ, वो लोग जिनके पास होती है बहुत ज़्यादा ताकत। जैसे कोई इंसान है उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है या बहुत ज़्यादा पैसा है, तो हम लोग कहते हैं ना, देखो इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो हम उसके लिए ये भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में, अ लॉट्स ऑफ वेल्थ, अ लॉट्स ऑफ मनी या अबेंडेंस वेल्थ। तो ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करे जाते हैं ताकि आपकी वोकेबलरी को अच्छा किया जा सके और आपको जो है और अच्छा पढ़ाया जा सके। तो चलें अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एमसीक्यूज़ हमें क्या कह रहा है और दूसरे एमसीक्यूज़ में हमें क्या बताया जा रहा है। दूसरा जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि माय फैमिली एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध मींस माय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैव लिव्ड इन सिंध सिंस। तो स्टूडेंट इसमें जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि मेरे आबा व अजदाद की जो जड़ें हैं वो सिंध में हैं, यानी वो सिंध में रहते थे बहुत टाइमों से। इसका मतलब है कि मेरे वालिदैन और उनके दादा परदादा और उनके भी दादा परदादा जो हैं वो रहे हैं सिंध में बहुत और तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि मैनी जनरेशन, यानी अगर आप सिंध में रहते हैं तो आपके दादा परदादा भी सिंध में रहे होंगे और अगर वो हिजरत कर आए हैं तो आपको ये बात पता होगी। तो जो बात इसमें बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि मेरे जो दादा परदादा हैं वो बहुत टाइम से सिंध में रहते हैं। और आपको पता होगा कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो एंसेस्ट्रल थे वो भी जो थे माइग्रेट कर आए थे सिंध में, तो इसमें भी यही बात बताई जा रही है। तो आपको एंसेस्ट्रल रूट्स का जो ये लफ्ज़ दिख रहा है इसको मैं टेक्स्ट में भी देख के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें हमें कहा गया था कि आप इसे टेक्स्ट में भी तलाश करें, तो ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट अगर आप देख सकते हैं तो सबसे ऊपर ही हमें दिया हुआ है एंसेस्ट्रल रूट्स, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो आबा व अजदाद की जो जड़ें हैं वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। तो हमें पहले ही लिख के दिया हुआ है ये वर्ड्स जो वहाँ पर अंडरलाइन था। तो चले अब आगे अपनी एक्सरसाइज को देख लेते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ दूसरा आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या बताया जा रहा है हमें। स्टूडेंट तीसरा जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास ये है कि द न्यू अकेडमिक ईयर कॉमेंसेस इन आवर स्कूल इन अप्रैल। तो स्टूडेंट तीसरा जो एमसीक्यू है इसका मतलब है कि जो नया जो तालीमी साल है, यानी जो नए अकेडमिक ईयर यानी नया जो हमारी क्लास शुरू होती है उसका आगाज़ होता है अप्रैल में। तो कॉमेंसेस के जो यहाँ मायने हैं वो है बिगिन, शुरू होना। तो कॉमेंसेस के जो मायने हैं वो है बिगिन, शुरू होना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कॉमेंसेस के क्या मायने हैं। तो अब अपना चौथा देख लेते हैं, और जो हमारा पहला जो इसका पार्ट है कि इसे इन टेक्स्ट को जो है इन अल्फाजात को जो है टेक्स्ट में तलाश करना है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। मैंने आपको तरीका सिखा दिया है, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने अगर चैप्टर को थोड़ा बहुत रह गया तो आपका वो चैप्टर भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब अपना चौथा एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। स्टूडेंट चौथा जो एमसीक्यूज़ हमारे पास वो ये है कि द डिवोटीज ऑफ सम सैंड वॉक टू शेरीन बेयरफुट, यानी इसमें कहा जा रहा है कि कुछ बुज़ुर्गों के चाहने वाले
चलते हैं उनके मज़ार में पैदल। यानी अक्सर आपने देखा होगा जब आप मज़ार में जाते हैं तो वहाँ पर लोग पैदल चल रहे होते हैं, तो वो उनके अकीदतमंद जो है एहतरामन उनके मज़ार में पैदल चलते हैं ताकि जो है मज़ार का जो तक़द्दुस है वो पामाल ना हो और मज़ार जो है वो गंदा भी ना हो और जो है सब कुछ अच्छा रहे। डिवोटीज़ के जो मायने होते हैं वो हैं फॉलोवर, और फॉलोवर और डिवोटीज़ के दोनों के एक ही मायने होते हैं उर्दू में पैरोकार, यानी जो नक्शे कदम पे चलें, यानी जो बताए बुज़ुर्ग जो बताएं उस पर अमल करें। तो उम्मीद करता हूँ चौथा आपको समझ में आ गया होगा और ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कुछ बुज़ुर्गों के जो है चाहने वाले वो उनके मज़ारात में पैदल क्यों चलते हैं। तो चलें अब अपनी 5वें MCQs देख लेते हैं। स्टूडेंट 5वां जो MCQ है हमारे पास वो ये है कि मैनी पीपल गो टू अ मास्ट्रिक टू आस्क फॉर देयर फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस। यानी इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से लोग जाते हैं सूफ़ी बुज़ुर्गों के पास पूछने के लिए कि उनकी ख्वाहिशात कब पूरी होंगी। देखा होगा आपने अक्सर ऐसा लोगों को कि बुज़ुर्गों के पास जाते हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि उनकी ख्वाहिशात कब पूरी होंगी, यानी अल्लाह ताला उन्हें इन चीज़ों से कब नवाजेगा। तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन पर्सनस के पास जो है पर्सनस विद स्पिरिचुअल पावर, यानी उन पर्सनस के पास जो होती है जिनके पास वो जाते हैं उनके पास जो है रूहानी ताकतें होती हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता की होती हैं। तो इसीलिए जो है कुछ लोग जो हैं वो इन लोगों के पास जाते हैं और अपने मसले मसाइल के बारे में पूछते हैं और ये कब हल होंगे इस बारे में पूछते हैं। तो उम्मीद करता हूँ 5वां आपको समझ में आ गया होगा। अब 6ठा देख लेते हैं। स्टूडेंट 6ठा जो MCQ है हमारे पास वो ये है, द सेलर ऑफ सिन यूज्ड टू ट्रैवल टू फार ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल। तो स्टूडेंट इसमें जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो सिंध के जो कश्ती चलाने वाले हैं या जहाज़ चलाने वाले हैं वो दूर दूर तक सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जहाज़ चलाना आता है, वो इलाकों को समझते हैं। देखिए नेविगेशन के जो मायने होते हैं वो होते हैं जहाज़ का सफ़र, यानी उनको जहाज़ का सफ़र करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो बहुत अच्छी तरीके से जो है शिप को डायरेक्ट करते हैं। तो देखें इसके लिखे हुए शिप डायरेक्टिंग, यानी वो बहुत अच्छी तरीके से शिप चलाते हैं और उसको शिप को जो है जहाँ ले जाना होता है ले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अपना 7वां देख लेते हैं। 7वां MCQ क्या है। स्टूडेंट 7वां जो MCQ है हमारे पास वो ये है कि फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज ओरल ट्रेडिशंस। स्टूडेंट कहा जा रहा है कि पहले की सदियों में जो इन्फॉर्मेशन यानी जो मालूमात थी उसको पहुँचाने का जो ज़रिया था वो ज़ुबानी कलामी हुआ करता था। ओरल ट्रेडिशन यानी ज़ुबानी कलामी बातें हुआ करती थी और इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाता था। अभी जिस तरह से हम इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं नेट के ज़रिए से और क्या कहते हैं हम अपने दूसरे ज़रिए से, वो नहीं हुआ करता था, ये अभी आया है। और पहले जो था ज़्यादातर ज़ुबानी कलामी जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती थी। तो इसका जो सही है वो ये है कि पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी पहले जो है मालूमात पहुंचाई जाती थी ज़ुबानों के ज़रिए से, ज़ुबानी कलामी। तो उम्मीद करता हूँ 7वां आपको समझ में आया होगा। अब अपना 8वां देख लेते हैं MCQs। स्टूडेंट्स 8वां जो MCQ है हमारे पास वो ये है कि माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग टू डू। देखिए स्टूडेंट इसकी जो उर्दू है हमारे पास वो ये है कि कहा जा रहा है कि मेरा जो भाई है वो एक बेचैन इंसान है और हमेशा ढूंढता रहता है नई चीज़ें करने के लिए। रेस्टलेस जो होता है वो बेचैन होता है। तो देखें यहाँ पर जो है चेंजिंग सीकिंग, यानी इसके मायने भी जो होता है बेचैन के होते हैं, यानी जो तलाश करता रहता है तब्दीली चीज़ों में। तो इन दोनों के एक ही मायने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपना 9वां MCQ देख लेते हैं। स्टूडेंट 9वां जो MCQ है हमारे पास वो ये है कि ट्रूली ग्रेट पर्सन डिज़र्व रेफरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइफ। कहा जा रहा है कि अच्छे लोग जो हैं उनको मिलना चाहिए ज़्यादा एहतराम, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा जो है किरदार अदा करते हैं। देखिए रेफरेंस का मतलब जो होता है वो होता है एहतराम। तो इसके जो मायने हैं वो है रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। रिस्पेक्ट के मायने जैसा कि आपको पता है रिस्पेक्ट के मायने जैसा कि आपको पता है एहतराम के हैं, और एडमायरेशन के मायने हैं तारीफ़ के। तो इसका जो सही है वो सी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 9वां समझ में आया होगा। जो अच्छे लोग हैं उन्हें एहतराम मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव यानी अच्छा किरदार अदा करते हैं। तो रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन इसके सही जवाब है। तो अब अपना 10वां और आखिरी MCQ देख लेते हैं। स्टूडेंट 10वां जो MCQ से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोशिश करूँगा आपको समझाने की। इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज़ यूनिवर्सल एज विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इस्लाम का जो पैगाम है वो अमन है और ये आलमगीर है, यानी पूरी दुनिया में इस्लाम अमन का पैगाम देता है और इसके बगैर कोई खुशी हासिल नहीं की जा सकती, यानी अमन के बगैर कोई खुशी नहीं हो सकती। तो क्यों?
क्योंकि ये तमाम लोगों पर अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि इस पर तमाम लोग अमल करते हैं। इस्लाम का जो पैगाम अमन का है ये तमाम लोगों पर लगता है। तमाम लोगों के लिए इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता है, उन्हें अमन में रखने का और उनकी जायदाद माल का हिफाजत करने का। जैसा कि आप द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट में पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जान माल और खून हराम है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। इसका जो सही जवाब है वो बी है, एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। यानी लगता है ये जुमला, यानी ये जो जुमला है वो इस पर सही अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट, यूनिवर्सल के मायने हैं एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, यानी जो बात तमाम लोगों पर अप्लाई होती है, यानी जो बात तमाम लोगों पर लगाई जा सके, कहा जा सके। तो इस्लाम का जो अमन है, इस्लाम का जो पैगाम है वो अमन है, ये हर कोई कह सकता है और हर किसी पर इस बात को हम कह सकते हैं और हर किसी पर इसे लागू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। लिखा हुआ देख रहे होंगे तो इसको भी बताता चलूँ। ये लिखा हुआ है कि जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें तो अपने जो पार्टनर है उसके साथ जो है अपने मायने चेक करें, यानी चेक करें कि उसने भी यही लगाया है या नहीं, या आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और फिर जब आप इसको भी देख लें तो अब जो है ग्लॉसरी जो हमें आखिरी में दी हुई है, मैंने आपको ग्लॉसरी देखना सिखाया था एक एक्सरसाइज में, तो ग्लॉसरी से भी इसके मायने देख लीजिए जो कि बिल्कुल यही आ रहे होंगे जैसे यहाँ पर लिखे हुए, जैसे यूनिवर्सल का एप्लीकेशन एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो नाइनोमेट्रिक में हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।